हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले सीडीपी के टॉप 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो से आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 5 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हमें स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों की अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था डैश है। तो बच्चों की अधिगम है, बच्चों की शिक्षा में शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था की क्या भूमिका होती है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है, का कोई आपसी संबंध नहीं है। तो इसका भूमिका होता है, तो आपसी संबंध नहीं, यह नहीं होगा। की भूमिका नगण्य है, तो ये भी नहीं होगा। का कोई प्रभाव नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बच्चों की अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या संवेग नहीं है। तो इनमें से संवेग अर्थात उत्तेजित होना, यह कौन सा नहीं है। तो संवेग क्या होता है, संवेग आपका सुख दुख भय क्रोध प्रेम ईर्ष्या घृणा, ये सभी संवेग होते हैं। तो इनमें से संवेग कौन सा नहीं है। तो भय संवेग है, क्रोध आपका संवेग है, करुणा भी संवेग है, लेकिन पलायन क्या है, संवेग नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। संवेग क्या है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन ए हमारा है स्किनर का, ऑप्शन बी है पियाजे का, ऑप्शन सी है वुडवर्थ का, या ऑप्शन डी है ड्रेवर का। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी वुडवर्थ का। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन आपका वुडवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व विशेष है क्योंकि यह आवश्यक है। तो अनुप्रयोग का महत्व क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका आवश्यक क्यों है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, ऑप्शन बी है बच्चों का मूल्यांकन करने में, ऑप्शन सी है बच्चों में भय की दशा उपस्थित करने में, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व विशेष है क्योंकि यह आवश्यक है। तो यह आपका बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में आवश्यक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक वृद्धि से संबंध नहीं है। इनमें से कौन सा कौशल आपका भावात्मक वृद्धि बुद्धि से संबंध नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है भावनाओं की आलोचना, ऑप्शन बी है कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन सी है भावनाओं के प्रति जागरूकता, और ऑप्शन डी है भावनाओं का प्रबंध। तो हमें बताना क्या है, भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे तो भावनाओं की आलोचना करना, हमें किसी की भी भावनाओं को आलोचित नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, यह आपका भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। निम्न में से यह कथन किसका है। यह है कि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। निम्न में से यह कथन किसका है। तो ऑप्शन ए है स्टैनले ग्रे का, ऑप्शन बी है स्किनर का, ऑप्शन सी है पियाजे का, या ऑप्शन डी है पॉलो का। तो समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, यह कथन आपका है स्टैनले ग्रे का। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन ए हमारा है समस्या समाधान के लिए, ऑप्शन बी है स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए। तो स्कूल छोड़कर भागना निगेटिव तो हो नहीं सकता है। एक पक्षीय चिंतन के लिए, तो एक पक्षीय चिंतन के लिए नहीं उपयोग करेगा, तो उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समस्या समाधान के लिए। तो कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है, किसके लिए, समस्या को समाधान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम व्यक्ति के
दृष्टिकोण, सोच एवं व्यवहार में बदलाव लाता है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन अधिगम का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सा आपका अधिगम, यह आपका अधिगम परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा है मानसिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है शारीरिक परिवर्तन और ऑप्शन डी है नैतिक परिवर्तन। तो जो आपका शारीरिक परिवर्तन है यह क्या है? यह आपका अधिगम का परिणाम नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है। तो अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए हमारा है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, ऑप्शन बी है छात्रों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाना, तो निगेटिव सेंस वाला नहीं होगा आंसर। ऑप्शन सी है छात्रों को अपने मार्ग से विचलित करना, तो बच्चों को उनके मार्ग से विचलित नहीं करना चाहिए। इनमें से कोई नहीं, यह भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोजेक्ट परियोजना विधि का प्रतिमान किसने दिया? प्रोजेक्ट परियोजना विधि का प्रतिमान किसने दिया? तो ऑप्शन ए हमारा है किलपैट्रिक ने, ऑप्शन बी है जेम्स मिल ने, ऑप्शन सी है डाल्टन ने या ऑप्शन डी है एंडरसन ने। तो प्रोजेक्ट परियोजना विधि का प्रतिमान यह आपका किलपैट्रिक द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का क्रम है। तो बालकों में जो सोचने की प्रक्रिया होती है उसके विकास का क्या क्रम होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है निश्चित क्रम, ऑप्शन बी है अनिश्चित क्रम, ऑप्शन सी है निश्चित तथा अनिश्चित दोनों या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का क्रम आपका निश्चित होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने से संबंधित तत्परता का नियम किसने दिया है? तत्परता का नियम यह किसने दिया है? तो ऑप्शन ए हमारा है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी है पॉलोव ने, ऑप्शन सी है ई ए पिल ने या ऑप्शन डी है मैस्लो ने। तो सीखने से संबंधित तत्परता का नियम यह आपका थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना जाता है? बच्चे की सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है रुचि के आधार पर सोचना, ऑप्शन बी है अनुभव के आधार पर सोचना, ऑप्शन सी है तर्क के आधार पर सोचना या ऑप्शन डी है अनुकरण के आधार पर सोचना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तर्क के आधार पर सोचना। इससे आपका क्या माना जाता है? सबसे उच्चतम सोच माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? तो सीखने के लिए प्रमुख इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए है अनुबंधन, ऑप्शन बी है रटकर याद करना, ऑप्शन सी है अनुकरण या ऑप्शन डी है अर्थ निर्माण। तो अनुकरण आपका क्या होता है? यह आपका सीखने के लिए प्रमुख होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत इनमें से कौन सा बालक आता है? तो ऑप्शन ए हमारा है पिछड़ा बालक, ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन डी है मंदबुद्धि बालक या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमें बताना क्या है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत आपका पिछड़ा बालक आएगा या प्रतिभाशाली बालक आएगा या मंदबुद्धि वाला बालक आएगा या उपरोक्त सभी आएगा। तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत आपका प्रतिभाशाली बालक आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? आपकी कक्षा के कुछ छात्र कैसे हैं? काफ़ी ज़्यादा मेधावी हैं, तो आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? तो ऑप्शन ए है कक्षा के साथ, ऑप्शन बी है उच्च कक्षा के साथ, ऑप्शन सी है स्मृतिकरण कार्यक्रमों के द्वारा या ऑप्शन डी है जब चाहे तब। तो अगर हमारी कक्षा के कुछ छात्र क्या है अधिक इंटेलिजेंट है, अधिक मेधावी हैं, तो हम उन्हें स्मृतिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है समस्यात्मक बालक है। समस्यात्मक बालक किस प्रकार का बालक होता है? तो झूठ बोलने वाले बालक को समस्यात्मक हो सकते हैं। चोरी करने वाले बालक भी क्या होता है समस्यात्मक होता है।
माता पिता का कहना न मानने वाला बच्चा भी क्या होता है, समस्यात्मक होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो सृजनात्मक उत्तर के लिए क्या आवश्यक होता है? तो ऑप्शन ए है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, ऑप्शन बी है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन सी है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, या ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो सृजनात्मक उत्तर के लिए क्या आवश्यक होता है? सृजनात्मक उत्तर के लिए आपका आवश्यक होता है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब। तो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं ये अपनी क्षमताओं को कब विकसित करते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है बार बार उनकी परीक्षा होगी, ऑप्शन बी है वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, ऑप्शन बी है उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, ऑप्शन डी है वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को कब विकसित करेंगे? तो जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो सृजनात्मक का महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी है प्रवाह, ऑप्शन सी है लचीलापन, या ऑप्शन डी है मौलिकता। तो ध्यान से देखेंगे तो इनमें से अभिसारी चिंतन, प्रवाह, मौलिकता यह आपका सृजनात्मक का महत्वपूर्ण कारक होता है, लेकिन लचीलापन यह आपका सृजनात्मकता के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की पहचान होती है। तो मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की पहचान क्या होगी? तो ऑप्शन ए है बुद्धि लब्धि का तीव्र होना, ऑप्शन बी है पढ़ाई में मजबूत होना, ऑप्शन सी है उच्च स्मरण क्षमता, या ऑप्शन डी है बुद्धि लब्धि का कम होना। तो जो बच्चे आपका क्या होंगे मानसिक रूप से विकलांग होते हैं उनमें क्या होती है, बुद्धि लब्धि की कमी होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। डैश आपका मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो ऑप्शन ए हमारा है तनाव, ऑप्शन बी है पिछड़ापन, ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो डैश आपका मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है, तो यह आपका परिणाम होता है डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया यह किस समस्या से संबंधित होता है? तो यह आपका पढ़ने की समस्या से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? हकलाना अर्थात तीव्र आवृत्ति की समस्या से निपटा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है परिणामकारी वाक, ऑप्शन बी है लंबित वाक, ऑप्शन सी है अनुश्रुत वाक, या ऑप्शन डी है प्रवर्धित वाक। तो हकलाने से बचने क्या क्या है, यह इससे हम प्रविरुद्ध वाक द्वारा बच सकते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम यह आपका 2016 में लागू किया गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने सीडीपी के टॉप 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।